नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो चैप्टर नंबर 5 रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित होगा। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है। यदि आपने इससे पहले के चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को लाइक और अत्यधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है। तो पहले बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव तत्व होता क्या है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जो स्वतः विघटित होते रहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं, ऐसे तत्वों को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। इन तत्वों से कुछ अदृश्य किरणें भी निकलती हैं जो अपारदर्शी पदार्थ को भेदने की क्षमता भी रखती हैं। इन किरणों को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव किरण अथवा बेकुरेल किरण। अब बात कर लेते हैं इस संपूर्ण घटना होती है, उस घटना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविता अथवा रेडियो धर्मिता। कुछ तत्व होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम। अर्थात इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अब बात कर लेते हैं यूरेनियम। तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम का संकेत यू होता है। इसका द्रव्यमान संख्या 238 होता है। और यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर अर्थात परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है थोरियम, ये भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका संकेत होता है TH। बात करते हैं पोलोनियम। तो यह रेडियो एक्टिव तत्व के साथ साथ सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है जो पोलोनियम। लगभग इसके 27 समस्थानिक तत्व होते हैं पोलोनियम के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडियो एक्टिविता से कौन से किरणें उत्पन्न होती हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व से जो विकिरण निकलते हैं अदृश्य, उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव किरण अथवा बेकुरल किरण। इस संपूर्ण घटना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविता। तो रेडियो एक्टिविता से कौन कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, ये तीनों ही निकलती हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अल्फा किरण यह धन किरण होती है, अर्थात यह धनात्मक होती है। इसका द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना, यानी कि 4 × AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब एक एटॉमिक मास यूनिट अर्थात एक हाइड्रोजन अथवा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। बात करते हैं अल्फा किरण, इसकी जो चाल होती है प्रकाश की चाल से कम होती है और बीटा किरण गामा किरण की अपेक्षा भी कम होती है। इसकी आयनन की क्षमता बात करें, आयनन की क्षमता सर्वाधिक होती है अल्फा किरण की। यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करके उसे काली कर देती है। बात करते हैं बीटा किरण। तो बीटा किरण होती है ऋणात्मक किरण होती है और इसकी भेदन क्षमता अल्फा किरण की अपेक्षा अधिक होती है। और जो प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल से कम होती है, लेकिन अल्फा किरण की चाल से अधिक चाल होती है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो बीटा किरण की गतिज ऊर्जा अल्फा किरण की अपेक्षा अधिक होती है। और आयनन क्षमता की बात करें तो सबसे अधिक तो होती है अल्फा किरण की आयनन क्षमता, उसके बाद होती है बीटा किरण की आयनन क्षमता। गामा किरण की बात करते हैं तो यह होती है उदासीन कण होती है और इसकी जो आयनन की क्षमता होती है अल्फा किरण और बीटा किरण की अपेक्षा सबसे कम होती है आयनन की क्षमता। और भेदने की क्षमता बात करें तो सबसे अधिक गामा किरण की भेदने की क्षमता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो इसकी चाल होती है गामा किरण की, वो लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अर्थात जो गामा किरण की चाल होती है अल्फा किरण व बीटा किरण इन दोनों से अधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्फा कण में प्रोटॉनों की संख्या होती है। अल्फा कण में प्रोटॉनों की संख्या होती है 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अल्फा कण को कहते हैं हीलियम परमाणु का नाभिक, यानी कि 2He4 हीलियम परमाणु का नाभिक। यदि हम हीलियम के द्रव्यमान संख्या में से उसके परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो हमें मिलता है प्रोटॉनों की संख्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और इसकी द्रव्यमान की बात करें तो 4 गुणे हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, यानी कि 4 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन का द्रव्यमान लगभग समान ही होते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 mu। 4 mu के बराबर, mu का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब एक mu की बात करें तो एक mu बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा के बराबर होता है, 27 केजी के बराबर होता है। यह 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी जो होता है वो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन के द्रव्यमान के भी बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फा कण की चाल होती है। अल्फा कण की चाल होती है प्रकाश की चाल से कम होती है अल्फा कण की चाल। और बात कर लेते हैं बीटा कण की, तो बीटा कण की चाल वो भी प्रकाश की चाल से कम होती है लेकिन अल्फा कण से अधिक होती है। गामा किरण की बात करें तो गामा किरण की जो चाल होती है प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है और उसका चाल जो होता है गामा किरण का वो अल्फा कण व बीटा कण इन दोनों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। तो इसमें इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की चाल से कम होती है अल्फा कण की चाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कणों में किसका आयनन क्षमता सबसे अधिक होगा। तो आयनन क्षमता की बात करें तो इसका होता है अल्फा किरण। अल्फा किरण की आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है, उसके बाद होती है बीटा कण की, उसके बाद होती है गामा कण की। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की बीटा कण। तो एक बीटा कण जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक बीटा किरण निकलती है तो उसके द्रव्यमान संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या इस पर प्रभाव पड़ता है। बीटा कण दो प्रकार से उत्सर्जित होते हैं, एक होता है बीटा-6, एक होता है बीटा+6। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से बीटा-6 होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में कुछ नहीं परिवर्तन होता, वो जैसा ही होता है वैसा ही बना रहता है, जैसा कि तैसा ही। बात कर लेते हैं गामा किरण। गामा किरण के निकलने से, यानी कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से जब कोई गामा किरण निकलता है तो उससे उसके रेडियो एक्टिव तत्व के द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण होता है क्योंकि गामा किरण होता है उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। गामा किरण की चाल प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है। और गतिज ऊर्जा की बात करें तो अल्फा किरण और बीटा किरण के से सबसे अधिक होती है और भेदने की क्षमता तो गामा किरण की सबसे अधिक होती है। आयनन की क्षमता बात करें तो गामा किरण की आयनन की क्षमता सबसे कम होती है। अब बात कर लेते हैं अल्फा किरण। तो अल्फा किरण जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक अल्फा किरण निकलता है, एक अल्फा कण निकलता है तो उस रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती है और तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की। तो रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बेकुरेल ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेकुरेल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो मैडम क्यूरी प्लस इनके पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकुरेल इन दोनों को ही संयुक्त रूप से रेडियो एक्टिविता की खोज करने के उपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ही परमाणु के नाभिक की खोज किए थे और रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत मिलाया। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अल्फा रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल या नाभिकीय मॉडल था वह क्यों असफल हुआ। तो 2 कारण थे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो था वो परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा और जो स्पेक्ट्रम रेखाओं की सतत रेखाएं होती हैं उसकी व्याख्या करने में असफल हो गया। यानी कि 2 असफलता ही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दर्शाती है और इसके सिद्धांत को फ्लॉप कर दिया। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। ग्रेफाइट, तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट विमंदक के रूप में प्रयोग होता है। विमंदक मतलब गति को कम करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं ग्रेफाइट का, तो यह कार्बन का एक अपरूप होता है जो विद्युत का सुचालक होता है और आपको ग्रेफाइट पेंसिल की नोक में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर यानी कि अर्थात परमाणु भट्टी या अनियंत्रित रूप से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करती है और इसमें नियंत्रित छड़ें लगी होती हैं, सुरक्षा छड़ें लगी होती हैं, शीतलक का प्रयोग किया जाता है। इन सभी को मिलाकर नाभिकीय रिएक्टर तैयार होती है। इसमें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम, पोलोनियम यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। तो प्राथमिकता दी जाती है यूरेनियम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। नियंत्रक छड़ें मतलब
सुरक्षा प्रदान, उसको नियंत्रित कर दें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें जो न्यूट्रॉनों की गति बहुत तीव्र होती है, जिससे वह जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है सतत चलती रहती है, उस अभिक्रिया को रोकने के लिए नियंत्रित छोर के रूप में बोरान और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, बोरान और कैडमियम का। परंतु कैडमियम जो होता है वह न्यूट्रॉन का एक उत्तम अवशोषक होता है, जो उसको अवशोषित कर लेता है और न्यूट्रॉनों की गति कम कर देता है। इसलिए नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित छड़ें बनी होती हैं कैडमियम की। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, यूरेनियम। इसका संकेत यू होता है, जो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व भी है। थोरियम भी रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसका संकेत TH है। और यह भी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। बात करते हैं पोलोनियम। पोलोनियम में रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका जो संकेत होता है PO होता है। और ये सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व जो होता है वो पोलोनियम ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का कार्य होता है। ग्रेफाइट का कार्य, तो ग्रेफाइट का कार्य होता है विमंदक, यानी कि गति को कम करना। ग्रेफाइट का कार्य होता है विमंदक, गति को कम कर देना। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो नियंत्रक छड़ें जो बनी होती हैं परमाणु भट्टी में वो बोरान अथवा कैडमियम की छड़ें होती हैं। लेकिन प्राथमिकता आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा वो होता है कैडमियम। कैडमियम नियंत्रण छड़ें होती हैं जो न्यूट्रॉन की गति को कम कर देती हैं। बात करते हैं शीतलक। तो शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल, सामान्य हवा। शीतलक मतलब थोड़ा सा ठंडा प्रदान करना। बात करते हैं ईंधन। तो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज की थी आई क्यूरी तथा जोलियट ने। आई क्यूरी तथा जोलियट, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, आई क्यूरी तथा जोलियट ने। अब बात कर लेते हैं कृत्रिम रेडियो एक्टिविता क्या होता है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थायी तत्व लिया जाता है, जिसका कृत्रिम विघटन करते हैं तो रेडियो एक्टिव तत्व में वह तत्व परिवर्तित हो जाता है, और इससे प्रक्रिया को कहते हैं हम कृत्रिम रेडियो एक्टिविता। बात करते हैं एक अस्थायी तत्व ले लेते हैं, जैसे हम ले लिया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक होता है 13, एल्युमिनियम इसका द्रव्यमान संख्या था 27। एल्युमिनियम को जब हम नाइट्रोजन यानी नहीं न्यूट्रॉन जो होता है अल्फा कण होता है हीलियम परमाणु का नाभिक, तो हमको लेना पड़ेगा हीलियम। जब इससे हम क्रिया कराते हैं तो जो एल्युमिनियम होता है वो रेडियो एक्टिव तत्व में परिवर्तित हो जाता है। अभी 13 2 15, यानी 15 आवर्त सारणी में किस तत्व का परमाणु क्रमांक है? तो होता है फास्फोरस। फास्फोरस का 15 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 15 और द्रव्यमान संख्या 30, 27 4 31। एक बचा आपको, तो यानी कि 0N1, एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। अब जो ये बन जाता है आपका 15 फास्फोरस 30, ये रेडियो एक्टिव तत्व बन जाता है। जब इससे हम विघटन कराते हैं, यानी कि विघटन β+6 होता है। β+6 में परमाणु क्रमांक में एक की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो β+6 यानी एक की कमी यानी कि हो जाता है 14। 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। अब परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसा कि वैसा बना रहेगा। प्लस आपका एक यहाँ से बचेगा एक इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन आपका बाहर निकल जाएगा। तो बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी और हेनरी बेक्रेल संयुक्त रूप से रेडियो एक्टिविता की खोज करने पर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेनरी बेक्रेल यह रेडियो एक्टिविता की खोज की इन्होंने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। किसी रेडियो एक्टिव तत्व से जब गामा किरण निकलता है तो उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो इसका कारण भी होता नहीं परिवर्तन होता है, ये होता है विद्युत उदासीन कण होता है गामा किरण। बात करते हैं अल्फा कण। ये अल्फा किरण जो धनावेशित किरण होती है और इसकी आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है और भेदने की क्षमता सबसे कम होती है। अब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक अल्फा कण निकलता है तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाती है। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। तो अब आता है बीटा कण। यह ऋणावेशित कण होता है जिसकी चाल प्रकाश की चाल से कम होती है परंतु अल्फा किरण की चाल से अधिक होती है। बीटा कण 2 प्रकार से उत्सर्जित होता है किसी रेडियो एक्टिव तत्व से। एक होता है बीटा प्लस, एक होता है बीटा माइनस। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक बीटा
+6 उत्सर्जित होता है तो इसके परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और बीटा -6 निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या जैसा कि तैसा बना रहता है। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है गामा किरण। तो गामा किरण इसका सही जवाब भी होगा इस क्वेश्चन का। और गामा किरण की जो भेदने की क्षमता, गतिज ऊर्जा इन दोनों किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। ये विद्युत उदासीन कण होती है। बात करते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन यह नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होता है और न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है किसी रेडियोएक्टिव तत्व पर, तो उससे श्रृंखला चलता है, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया चलती है जिससे लगातार नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से गतिज ऊर्जा का सही क्रम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा बीटा अल्फा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी दोस्तों, यह निम्न में से गतिज ऊर्जा का सही क्रम है। तो पहले हमको एनालाइज करना होगा ऑप्शन, तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि गामा किरण की जो चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है और बीटा किरण की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है लेकिन अल्फा से अधिक होती है, और अल्फा किरण की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है और इन दोनों की अपेक्षा कम होती है। जो जिसकी चाल अधिक होगी उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K=12mv²। उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। तो गामा किरण का द्रव्यमान तो नगण्य के बराबर होता है लेकिन इसकी चाल जो होती है सर्वाधिक होती है। तो गामा किरण की चाल बीटा किरण से अधिक होती है, अल्फा किरण से अधिक होती है। तो इसका सही क्रम बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा का सही क्रम। यदि आपसे पूछ लिया जाए यहीं पर क्वेश्चन में, निम्न में से जो होता है भेदने की क्षमता का सही क्रम क्या होगा, तो इसका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी ही होगा, भेदने की क्षमता का सही क्रम। यदि यहीं पर पूछ लिया जाए निम्न में से आयनन क्षमता का सही क्रम है, तो आयनन क्षमता का सही क्रम बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अल्फा किरण का जो आयनन क्षमता होता है सबसे अधिक होता है, उसके बाद बीटा किरण का, उसके बाद गामा किरण का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है जिन तरंगों पर आवेश होगा वही विक्षेपित होंगी। तो जो पूछा क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है, जिन पर आवेश नहीं होगा वो विक्षेपित नहीं होगी। तो इसका सही जवाब बन जाए ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। गामा किरण पर कोई आवेश होता ही नहीं है, ये होता है उदासीन, इसलिए विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही विक्षेपित नहीं होगा। बात करते हैं अल्फा किरण। तो अल्फा किरण यह धनावेशित किरण होता है। अब एक ऐसे पता चलेगा धनावेशित किरण होता है, जब इसका प्रयोग किया गया तो अल्फा किरण होता है जो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये पॉजिटिव है जो ऋणात्मक की ओर चला गया, क्योंकि पॉजिटिव और ऋणात्मक एक ही ओर मिलते हैं। और बीटा किरण की बात करें तो होता है ऋणात्मक कर। ये जब इसका प्रयोग किया गया, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, तो बीटा किरण जो होती है जो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती है। इससे पता चलता है जो ये ऋणावेशित कण है, क्योंकि आकर्षण की शक्ति विपरीत आवेशों में ही होती है। यदि बीटा किरण ऋणात्मक की ओर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा, तो इसलिए जो बीटा किरण ऋणात्मक कण होती है और पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है रेडियोएक्टिव तत्व पर नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए। इस बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो इस वीडियो का इस पार्ट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। पार्ट नंबर 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल अल्फा या बीटा कण, केवल अल्फा या बीटा कण। अब तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अत्यधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।